चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टीनोफोरा, फाइलम नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको कॉम जेलीज भी बोला जाता है। इनको कॉम जेलीज भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा इनका हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेरीन और स्पेशली सी सरफेसेस में, समुद्र में पाए जाएंगे और समुद्र की सतह पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इनका हैबिट, फ्री स्विमिंग एनिमल्स होंगे, अकेले मिलेंगे, कोई कॉलोनी बना के ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। बॉडी सिमेट्री इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल होगा इनमें। बॉडी प्लान की अगर बात करें तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूं, इसलिए यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो दो जर्म लेयर्स मिलती हैं, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोला जाता है। लेकिन इनकी जो मीजोग्लिया होती है, जो बीच की लेयर होती है, उसको यहाँ पर मीजोहाइल लेयर बोल देते हैं, क्योंकि उसमें सेल्स भी पाए जाते हैं। अगर सेल्स नहीं पाए जाते, जेली लाइक सब्सटेंस पाए जाता, तो वो मीजोग्लिया कहलाती। क्योंकि उस लेयर में सेल्स भी पाए जाते हैं, इसलिए उस लेयर को मीजोहाइल बोल देते हैं। इसलिए कुछ बुक में इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोला गया है। ट्रांसपेरेंट इनकी बॉडी होती है, लगभग लगभग ट्रांसपेरेंट होती है। इनकी बॉडी की एक खास बात होती है कि इसमें कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है, मतलब सिंगल बॉडी अवेलेबल, सिंगल बॉडी बनी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि अलग अलग प्लेट्स, जैसे ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट, अलग अलग प्लेट से जुड़ के एक बॉडी बनी है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं 8, जिनको कॉम्ब प्लेट्स बोला जाता है। और हर प्लेट में सीलिया होते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए, ये प्लूरोब्रैकिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, टीनोफोर होता है, वो बना रखा है। इसके ये और ये दो टेंटिकल्स हैं, और ये इसकी बॉडी है जिसमें कॉम्प्लेट्स बनी है, और हर कॉम्प्लेट पे एक सीलिया बने हुए हैं। सीलिया से इनको लोकोमोशन करने में मदद मिलती है, चलने फिरने में मदद मिलती है। टेंटिकल्स दो होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, वेरी लॉन्ग, एबोरल सरफेस में प्रेजेंट होंगे प्लूरोब्रैकिया में, और हाईली एक्सटेंसाइल होंगे। एबोरल सरफेस क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर इसका मुंह है इस सरफेस पे, तो ये ओरल सरफेस कहलाएगी। और ठीक इसके अपोजिट जो ये वाली सरफेस होती है, ये एबोरल सरफेस कहलाती है। ये बात आपने याद रखना है। हाईली एक्सटेंसाइल मतलब बहुत ज्यादा फैलते, बहुत ज्यादा सिकुड़ सकते हैं ये टेंटिकल्स अपने प्रे को पकड़ने के लिए। नीडोब्लास्ट इनमें स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उनकी जगह पे एक स्पेशल तरीके के सेल्स कॉलोब्लास्ट इनमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, जिनको एडहेसिव सेल्स भी बोलते हैं या लासो सेल्स भी बोलते हैं। रस्सी के फंदे को लासो बोला जाता है। वो जैसे आपने देखा होगा, जो पुरानी काउबॉयज मूवीज जो हॉलीवुड की होती हैं, उसमें देखा होगा रस्सी का फंदा बना के वो लोग दूसरी गाय या भैंसों को फंसाते हैं, घोड़े पे दौड़ दौड़ के आते हैं और रस्सी के फंदे को घुमा घुमा के गाय के ऊपर फेंकते हैं। तो वो जो रस्सी का फंदा होता है उसको लासो बोलते हैं, किसी को पकड़ने के काम आता है। तो इसी तरीके से कॉलोब्लास्ट जो होते हैं एडहेसिव सेल्स है। इन ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल फीचर होता है बायोल्यूमिनेसेंस का, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। देखिए बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट, ऐसी लाइट जो ठंडी हो, जिसमें आग ना हो, कोल्ड लाइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जुगनू जैसे होता है, वो चमकता है। आपने देखा होगा रात को वो क्यों चमकता है, क्योंकि उसके पेट के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया के अंदर भी एक केमिकल होता है ल्यूसीफेरिन नाम का, जिसको ऑक्सीडाइज करता है एक एंजाइम ल्यूसीफरेज। तो ल्यूसीफेरिन जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड होता है, वैसे ही वो लाइट इमिट करता है। तो ये मैकेनिज्म, जहां जहां ये बैक्टीरिया पाया जाएगा या जहां जहां ये एंजाइम सिस्टम होगा, वहां वहां आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट जनरेट करते हैं तो उस फिनोमेना को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ठंडी लाइट होती है, कोल्ड लाइट। तो ये बात आप याद रखिएगा। बायोल्यूमिनेसेंस इनमें भी, टीनोफोरा में भी ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है।
डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। माउथ की जो ओपनिंग होती है वो स्टोमोडियम कहलाती है, या स्टोमोडियम एक उभार जो होता है उसको स्टोमोडियम बोला जाता है। इनमें एक स्पेशल तरीके का ऑर्गन पाया जाता है, एक स्पेशल तरीके का टिश्यू कहिए वो पाया जाता है, जिसको स्टेटोसिस्ट बोल देते हैं। स्टेटोसिस्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, फुटबॉल जैसी होगी अंदर से खोखली। ये हमने काट के दिखाई हुई है फुटबॉल। अगर इसको ऐसे देखें तो ये ऐसी होगी, यहाँ पर ये सारे सेल्स होंगे इसमें। तो हमने कट करी हुई है, इसके अंदर एक हॉलो स्पेस होता है और इसमें एक यहाँ पर हड्डी होती है जो बिल्कुल गोल होती है। अंदर की सरफेस के जो सेल्स होते हैं यहाँ पर, ये जितने भी हैं इनमें सीलिया होते हैं। तो ये हड्डी देखिए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हमेशा नीचे की ओर को रहेगी, तो ये यहाँ के सीलिया जितने भी होंगे उनसे टच करेगी और ये डिटेक्ट करेगी कि उस ऑर्गेनिज्म का ओरिएंटेशन किधर को है, किस तरफ है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म अभी इस तरीके से है, ऐसे है, तो ये बॉल नीचे वाले सेल से टकराएगी। थोड़ी देर बाद ये ऑर्गेनिज्म पानी में पलट जाता है, इस तरीके का हो जाता है। तो वही हड्डी अब अपोजिट दूसरे कोने में लगेगी, क्योंकि ये सेल्स घूम के नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये सेल जब एक्टिव होंगे तो ऑर्गेनिज्म को पता चल जाएगा कि उसका ओरिएंटेशन क्या है। क्योंकि बीच समुद्र में अगर देखिए आप, ये जब तैर रहा होता है कोई भी मछली या कोई भी ऑर्गेनिज्म तैर रहा होता है, उसको बैलेंस बना के रखने की जरूरत होती है। तो ये ऑर्गन जो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जिसका नाम स्टेटोसिस्ट होता है। कुछ कुछ हमारे कान के अंदर भी इस तरीके का मैकेनिज्म होता है, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस ऑर्गेनिज्म में जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफ्यूज टाइप होता है। अब ये टर्म यहाँ पर पहली बार आई है डिफ्यूज टाइप, तो इसको भी समझा देता हूँ। देखिए डिफ्यूज टाइप नेटवर्क नर्वस सिस्टम बेसिकली एनिमल किंगडम में दो तरीके का होता है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड और एक होता है डिफ्यूज्ड। जब पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम सिर्फ एक ही जगह पे केंद्रित हो और वहां से पूरी बॉडी को रेगुलेट करता हो, तो उस नर्वस सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो दिल्ली में है और पूरा देश चला रही है, ऐसा नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बाकी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ होता है और वो जाल बना देता है, इसीलिए नर्व नेट इसका एग्जाम्पल होता है। हाइड्रा में हमने देखा था ऐसा ही था, टिनोफोरा में भी ऐसी होता है। तो इस तरीके का नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप कहलाता है, तो याद रखिएगा इसको। नर्वस सिस्टम रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इनके, तो सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन होगा। ये हर्माफ्रोडाइट होंगे, मतलब मेल फीमेल दोनों ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होंगे। एक ऑर्गेनिज्म अगर मेल की तरह बिहेव करेगा तो उसके बगल वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा वो फीमेल की तरह ऑटोमेटिक बिहेव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डांसिंग पैटर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल तरीके का डांसिंग बिहेवियर देखने को मिलता है, जिसको कोर्टशिप बोलते हैं। तो वो कोर्टशिप डिसाइड करती है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप होता है। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म अपने स्पर्म और ओवा बाहर पानी में छोड़ देते हैं और फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब यह है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। लार्वा का नाम सिडिपिड लार्वा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। सिडिपिड लार्वा कहाँ पाया जाता है, तो टीनोफोरा में पाया जाता है। जैसे कि पॉरीफेरा हमने पढ़ा, पॉरीफेरा में एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला लार्वा हमने पढ़ा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा हॉलो था, पेरेन्काइमुला जो लार्वा था वो सॉलिड था। दोनों सीलिएटेड थे, मूवमेंट कर सकते थे, लोकोमोटिव थे, लोकोमोशन कर सकते थे, मोटाइल लार्वा। दूसरा हमने सेकंड जो फाइलम था उसमें निडेरिया, उसमें हमने प्लेन्यूला लार्वा के बारे में पढ़ा। अब ये टीनोफोरा जो है इसमें हमने सीडिपिड लार्वा के बारे में पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ये पूरे नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी में और उनको पढ़िएगा अच्छे से। मैंने एक एक पॉइंट समझा रखा है, पिछली जितने भी हमारी लेक्चर्स हैं, वीडियो हैं। रेफरेंस के लिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।